Hello and welcome everybody to the session on general knowledge history educating the nation. अब तक के सेशन में हमने देखा that how the East India Company entered the Indian subcontinent, started their conquest, किस तरह उन्होंने किंगडम्स को कैप्चर किया, फार्मर्स को टैक्स कलेक्शन किया, ट्राइबल्स को फॉरेस्ट लॉज लगाए, आयरन स्मेल्टर्स जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसे कंट्रोल किया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंट्रोल किया. अब हम देखेंगे हाउ दे इंपैक्टेड द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे उन्होंने स्टूडेंट्स के लाइफ को इंपैक्ट किया. द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, भारत में जो ब्रिटिशर्स थे, दे वांटेड नॉट ओनली द टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट बट दे वांटेड अ कंट्रोल ओवर रेवेन्यू. वो तो बिजनेस करने ही आए थे, रेवेन्यू जनरेशन के लिए आए थे. वो तो जब उन्होंने रियलाइज किया कि रेवेन्यू जनरेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक टेरिटोरियल कंट्रोल ना हो, तब उन्होंने टेरिटरी को कंट्रोल करना शुरू किया. और साथ साथ दे ऑल्सो रियलाइज, दे ऑल्सो फेल्ट, उनको ये भी लगा दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन. क्या कल्चरल मिशन? कल्चरल मिशन एज इन दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स. तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे, उनको सिविलाइज करने का भी उनका एक मिशन था. चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज, कि उनके कस्टम्स और उनकी जो वैल्यूज हैं, जो उनकी सोच है, उसे भी हम चेंज करेंगे. और यहां से बात हम शुरू करेंगे विलियम जोन्स की, जो कलकत्ता पहुंचे जूनियर जज बनके, सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज बनके. विलियम जोन्स नाम के पर्सन पहुंचे 1783 में कलकत्ता. 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स, ये पहुंचे कलकत्ता. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. इन्होंने जो कंपनी ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया था, उसके जूनियर जज बनकर आए. इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ के तो जानकार थे ही, विशेषज्ञ थे. जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट. लिंग्विस्ट मीन्स मल्टीपल लैंग्वेज जानते थे. He had studied Greek and Latin at Oxford. Knew French and English, had picked up Arabic from a friend and had also learned Persian. Multiple languages, linguist बोलते हैं, कई सारी लैंग्वेज जानते हैं. नेक्स्ट, एट कलकत्ता he began spending many hours a day with पंडित्स who taught him the संस्कृत. तो इंडिया आए, संस्कृत सीखने लगे, ग्रामर सीखने लगे, पोएट्री सीखने लगे. Soon he was studying ancient Indian text on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences. Multi-talented person, William Jones. Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. तो उन्होंने देखा कि इस तरह के इंडियन लैंग्वेजेस को, कल्चर को, फिलॉसफी को, नॉलेज को पढ़ने वाले वो अकेले, और भी कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं. Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Halhed, they were also busy discovering the ancient Indian heritage. भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को डिस्कवर करने वाले वो अकेले नहीं थे, और भी लोग हैं. मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश. इंडियन लैंग्वेजेस की मास्टरी कर रहे थे, और जो उनके वर्क थे संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज में, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम कर रहे थे. टुगेदर विद देम जोन्स सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स. क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है, एशियाटिक सोसाइटी स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो विलियम जोन्स एक हो गए, और दो जो नाम यहां पर दिए हुए हैं, नथानियल हेलहेड और थॉमस कोलब्रुक, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. क्या सोसाइटी का नाम था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. जर्नल क्या स्टार्ट किया था? एशियाटिक रिसर्चेस.
Now, Jones and Colebrook came to represent a particular attitudes toward India. They shared a deep respect for ancient cultures, both of India and the West. Indian civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past, but had subsequently declined. जब इन्होंने इतने सारे इंडियन टेक्स्ट्स या एंशियंट इंडियन टेक्स्ट के बारे में जाना, तो इनको ये समझ में आया कि इट वॉज अ वेरी रिच एंड इट वॉज अ वेरी डीप टेक्स्ट. इट वॉज अ एफर्ट ऑफ वेरी रिलीजियस वर्क. और तब उनको ऐसा समझ में आया कि इंडिया ने अपनी ग्लोरी, एंशियंट पास्ट में इंडिया ने एक ग्लोरी अचीव की थी, बट धीरे धीरे वो प्रैक्टिस ना हो पाने के कारण, वो ज़्यादा ना प्रचलित हो जाने के कारण वो डिक्लाइन हो गई, वो डिमिनिश हो गई. तो ये सब जान के उनको इंडियन कल्चर के और एंशिएंट इंडिया के जो टेक्स्ट थे उनके बारे में काफी रेस्पेक्ट वो करने लगे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड. तो इसको और अच्छे से समझने के लिए और डिटेल में समझने के लिए इनको ऐसा लगा कि हमें पास्ट में जो लीगल टेक्स्ट थे उनको भी थोड़ी उनकी जानकारी लेनी पड़ेगी. एंड फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया. कह रहे हैं कि अगर हमें लीगल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा तभी हम इनकी एक्चुअल आइडियोलॉजी समझ में आएगी और उसी के बेसिस पर इनका फ्यूचर का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं. तो इनकी ये खोज चलती रही. They started. Sir Jones and Colebrook went about discovering ancient text, understanding their meaning, translating them, making them their findings known to others. तो इसको और पढ़ते रहे, समझते रहे, मीनिंग और निकालते रहे, अलग अलग उसके व्याख्यान का किए इन्होंने, जो इन्होंने खुद भी पढ़े, समझे और बाकी लोगों को भी बताए. This project they believed would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. तो इनको लगा कि भारतीय अपनी ही सच्चाई को नहीं जानते या उससे अनजान है या भूल चुके हैं, तो हम इन्हें खोजेंगे, इन्हें ढूंढेंगे, इनका रियल सिग्निफिकेंस, इनका एक्चुअल इंपॉर्टेंस सामने लेकर आएंगे, इन्हीं को बताएंगे ताकि इन्हें खुद पर गर्व हो सके कि ये हमारा इस तरह का महान एक पास्ट हुआ करता था. एंड इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर्स. और धीरे धीरे इस प्रोसेस में, अब क्योंकि हम ही उनको सब खोज कर बता रहे हैं, उन्हीं की जो एक्सपर्टीज है हम उनके सामने लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह से हमें वो अपना गार्डियन भी मानेंगे और हमें अपना मास्टर भी मान लेंगे. तो ये उनकी इस तरह की सोच थी. पर इसका एक छोटा सा इंपैक्ट थोड़ा अलग जो तरीके से हुआ वो ये हुआ that influenced by such ideas many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. तो अब इनके इन्हीं विचारों में आकर कई ऑफिशियल्स को ऐसा लगा कि हमें इंडिया में रहते हुए इंडियन टेक्स्ट, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए रादर देन वेस्टर्न पार्ट. उन्हें ऐसा लगा कि हमें एंशियंट इंडियन लैंग्वेज जैसे संस्कृत है, पाली है, पर्शियन लिटरेचर है, पोएट्री, इनको पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए. और उनका यह भी विचार था कि इनको हमें इंग्लिश नहीं, इनको वो पढ़ाना चाहिए. द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट द हिंदू एंड मुस्लिम ऑट टू बी टॉट व्हाट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विथ एंड व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड एंड नॉट द सब्जेक्ट्स दैट वर एलियन टू देम. उनको ऐसा लगा कि भाई इनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, पर्शियन है, संस्कृत है, पाली है, देवनागरी, इनको इस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ना कि इनको जो एलियन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, ये पढ़ाई. दैट इज मीनिंगलेस, दे थॉट. And only then they believed could the British hope to win a place in the heart of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by the subjects. और तभी उनको लगा कि अगर हम इनको इन्हीं की लैंग्वेज पढ़ाएं, इन्हीं के पास्ट के बारे में इनको रीडिस्कवर कराएं, तभी ये हमारी एक्चुअल रेस्पेक्ट करेंगे. तो with this thought they were pursuing their रेस्टलेस डिस्कवरीज कर रहे जा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में ये कलेक्ट कर रहे थे.
So with the vision of promoting the ancient Indian languages, with this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. And the Hindu college was established in Benares in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. तो इंडियंस को इंडियंस की ही लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ये दो इम्पॉर्टेंट, पहला तो मदरसा बनाया गया 1781 में कैलकाटा के अंदर. अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आगे भी पूछा नहीं जाएगा, मदरसा के ऊपर तो नहीं पूछा जाएगा, फॉर द रीज़न लेट अस नॉट डिस्कस. हिंदू कॉलेज पूछा जा सकता है. 1791 में खुला, बनारस में पहला. संस्कृत लैंग्वेज से शुरुआत हुई और इसको लगा कि संस्कृत पढ़ाएंगे सबको और कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे प्रॉपरली. Now, after the opening of these language-based institutions from the earliest 19th century, there were some people who were against this thought also. भाई अभी कुछ लोग जो थे वो इंडियन कल्चर लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे, कुछ थे अपोज भी कर रहे थे, ज़्यादा लोग थे जो अपोज कर रहे थे. From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. कई ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो इस ओरिएंटलिस्ट विजन का अपोज कर रहे थे कि भाई ओरिएंटलिस्ट, हाँ ध्यान रखिए ये जो वर्ड है ये जो एशियन जो लर्निंग है उसको इन्होंने ओरिएंटल नाम दे दिया. सो वेन एवर यू कम अक्रॉस दिस वर्ड ओरिएंटल यू मीन टू से द इंडियन पार्ट, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट रहा या जो एशियन सब कॉन्टिनेंट रहा उसको ओरिएंटल टर्म से ये लोग नोटेट कर इंडिकेट कर रहे हैं. तो फ्रॉम द अर्लियर 19th century many ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग. ये जो विलियम जोन्स कर रहे थे कि इंडिया को इंडियन लैंग्वेज सिखाएंगे और पर्शियन लैंग्वेज जो यहाँ के मूल निवासी उस लैंग्वेज में, तो उनको ओरिएंटल कहा है. तो कह रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है. क्यों गलत है? दे सेड दैट नॉलेज ऑफ ईस्ट, ईस्ट मतलब एज कम्पेयर टू ब्रिटेन इंडिया इज ईस्ट. ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स. वो कह रहा है कि हमारे जो स्टडी है वो गलत है, एरर है उसमें और अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं उसमें. ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड. So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit languages and literature. तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो ईस्ट का जो लिटरेचर है, ईस्ट की जो नॉलेज है वो एरर है, मतलब उसमें गलतियां हैं, वो अनसाइंटिफिक है. ईस्टर्न लिटरेचर नॉन सीरियस है और लाइट हार्टेड है, मतलब उसे सीरियसली नहीं लिखा गया. और इसलिए उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि ये गलत होगा. इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट. अब क्योंकि भाई वो है ही नहीं, सीरियस चीज़ ही नहीं है, वो लिटरेचर ही सीरियस नहीं है, अनसाइंटिफिक है, तो हम इस पर इतना एफर्ट, इतनी एनर्जी, हम अब इतना टाइम, इतना पैसा अरेबिक स्टडी में, संस्कृत स्टडी या संस्कृत लिटरेचर में हमारा लगाना सही नहीं रहेगा. ये उनका ऐसा थॉट रहा. अब अगर ये वीडियो वायरल हो जाए तो हो जाए, बट ब्रिटेन का ये कहना कि क्योंकि इंडियन लिटरेचर, इंडियन टेक्स्ट लाइट हार्टेड है या अनसाइंटिफिक है या फुल ऑफ एरर है, इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं. पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि वो हमारे इंडियन टेक्स्ट को, एशियन टेक्स्ट को, जो भी अरेबिक है, संस्कृत है, जिस भी लैंग्वेज में है, पाली में है, प्राकृत में है, पहला तो उसे अंडरमाइन करना चाहते थे, सब्जुगेट करना चाहते थे. सब्जुगेट करना क्यों चाहते थे? दो रीजंस हो सकते हैं. पहला रीजन इसका ये हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मार्केट नहीं कर पाएंगे, कि अगर ये साबित हो गया कि इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज दुनिया के किसी भी कल्चर से या लैंग्वेज से एट प्रीमियम नहीं तो कम से कम अगर एट पार भी है, तो फिर इंडियंस किसी भी ब्रिटिश गुड की या ब्रिटिश लैंग्वेज की या ब्रिटिश कल्चर की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे. एंड रेस्पेक्ट इज द मोस्ट. अगर रूल करना है तो रेस्पेक्ट चाहिए भाई. पहला रूलर का पहला रूल यही है
पहला नियम है कि आपको इज्जत चाहिए, या तो ताकत से मिले, या तो ज्ञान से मिले, या तो बुद्धि से मिले। तो पहला तो उन्होंने अगर ऐसा कर दिया, ये बता दिया कि इंडियन टेक्स्ट ही ज़्यादा बेटर है, तो फिर उनको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उनका वो मार्केट एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा, उनका जो वर्चस्व है, उनका जो रूल है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। पहला ये कारण हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि उनके ऐसे कहने के पीछे दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि शायद उन्होंने इंडियन टेक्स्ट को, या जो इंडियन एंशिएंट जो राइटिंग्स थी, जो वर्क था, शायद इसको ये लोग कभी समझ ही नहीं पाए। टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, जो चीज़ें हमने उस समय डेवलप कर ली हैं वो सारी की सारी साइंटिफिक थी। शायद साइंस ने भी उतना डेवलपमेंट उस समय नहीं किया होगा जितना हमने अपने थॉट प्रोसेस और डे टू डे लाइफ स्ट्रक्चर में करके रखा हुआ था। चाहे वो सन और मून की डायरेक्शन हो, चाहे वो किसी भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका हो। तो ये दो इसके रीजंस बन सकते हैं। और एनसीईआरटी ने भी ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था कि फुल ऑफ एरर्स। एनसीईआरटी ने ये बोलना चाहिए था कि मे बी दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, शायद वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए, इसीलिए गलत बोल रहे थे। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा एक करेक्शन रखना चाहिए। दे वर फुल ऑफ एरर्स बोलने के पीछे कि कारण क्या रहा, शायद कारण ये रहा होगा कि वो उसको पूरा पढ़ नहीं पाए, पूरा समझ नहीं पाए होंगे। इवन दो ये वो पीरियड की हम बात करें जहाँ पर एटम्स की और प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की साइंस में हमने देखा उनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। अराउंड 1400, 1500, 1600 के आसपास ये लोग ये सब डिस्कवरी कर रहे थे। रदरफोर्ड अलग काम कर रहे थे, नील्स बोर अलग काम कर रहे थे, आइंस्टीन अपना अलग काम कर रहे थे, आइजैक न्यूटन भी अपना काम कर रहे थे। लेकिन शायद इन्होंने इंडियन साइंस को, इंडियन लिटरेचर को उस तरह से शायद समझा नहीं, या एक रिलेटिव कंपैरिजन किए बिना ही इन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई इंडिया का तो है, तो उतना ज़्यादा सीरियस ये नहीं होगा, तो उसको पढ़ाने में, लिखाने में, उस पर हम क्या खर्च करें, क्या पैसे खर्च करें। तो मे बी दैट माइट बी द रीज़न। पर अब इन्होंने एनसीईआरटी को चेंज कर दिया, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी हद तक हटा दी गई हैं, तो शायद अब आप इस चीज़ को दोबारा आप नहीं पढ़ पाओगे। अभी नेक्स्ट ईयर से जो बुक्स आपको मिलेंगी वो शायद आप इसमें नहीं पढ़ो। और इस साल भी हम एग्जाम में शायद वो सारी चीज़ें अभी मैं कवर कर भी दूंगा आपके लिए। जो नई एनसीईआरटी आई है वो भी मैं कवर कर दूंगा। अब इस साल आपके सामने ये भी एक चैलेंज है कि आप पुरानी एनसीईआरटी भी है, नई एनसीईआरटी भी है, अब एग्जाम में देखो क्या यूज़ करते हैं। अभी तक देखो नोटिफिकेशन नहीं आया, आरएमएस का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? सिलेबस चेंज हुआ है इसलिए नहीं आया। जवाहर नवोदय में आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि उसमें 8th का सिलेबस ज़्यादा होता भी नहीं, उसमें 9th का ही होता है। 90% चीज़ें 9th की पूछते हैं वो। अब सैनिक स्कूल में देखिए दोनों सिलेबस रहेंगे, तो अब इस साल आपके सामने डबल चैलेंज है। ये 8th की पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ो, नई एनसीईआरटी भी पढ़ो। 9th की तो पढ़नी है, 7th की पुरानी एनसीईआरटी भी देखनी होगी, नई भी देखनी होगी। 6th से भी 1-2 क्वेश्चन 6 से भी होते हैं एंशिएंट के, तो पुरानी भी देखनी पड़ेगी, नई भी देखनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा आपके सामने चैलेंज रहेगा। साइंस में भी वही चैलेंज है, क्लास 7th में भी है, 6th में भी है, 8th में भी है। अभी 9th के टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं आया, तो वहाँ से पर हमें सैनिक स्कूल में 9th के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते भी नहीं, 25-30% ही होते हैं, पर 8th के डबल बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे बड़े जो क्रिटिक थे विलियम जोन्स के और उनके ग्रुप के, वो थे जेम्स मिल। जेम्स मिल पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और चांसेस भी कम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल ये नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? सिर्फ ये एक क्रिटिक थे। He was one of those who attacked the Orientalist. Orientalist मतलब जो इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने वाले लोग थे उनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाएगा। तो जेम्स मिल इनको अपोज कर रहे थे। कह रहे थे द ब्रिटिश एफर्ट, ही डिक्लेयर्ड, शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड और व्हाट दे रेस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट। कह रहे कि हमें इंडियंस के हार्ट में कोई जगह नहीं बनानी है, उनको जो चाहिए वो हम नहीं देंगे, वो जिसकी रेस्पेक्ट करते हैं वो हमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। The aim of education ought to be teach what was useful and practical। वो कह रहे कि जो यूजफुल चीज़ है वो पढ़ाई जाए, जो प्रैक्टिकल है वो पढ़ाई जाए। शायद इंडियन टेक्स्ट को या इंडियन टीचर्स को ये समझ नहीं पाए उस समय कि कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल थी वो। सो इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड रादर देन विद द पोएट्री एंड सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। तो उन्होंने कहा जो हमने साइंस में जो डेवलपमेंट की, जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की, वो हम पढ़ाएंगे, रादर देन जो पोएट्री और जो सीक्रेट लिटरेचर है वो सब हम नहीं पढ़ाएंगे। शायद ये उस समय की इंडियन पोएट्री और इंडियन लिटरेचर को नहीं समझ पाए कि इंडियन लिटरेचर जो महाकाव्य लिखे गए, एपिक्स जो लिखे गए, भाई उन्हीं में लाइफ की पूरी प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी, लीडरशिप क्वालिटीज़, मैनेजमेंट स्किल्स, वो सारी उसमें बताई गई हैं। आप साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, बेसिक नॉलेज, लेकिन उनको मैनेज भी तो करना ज़रूरी है, उनको आपको कोरिलेट भी तो करना ज़रूरी है, उनके आपस में रिलेशन भी तो समझने ज़रूरी है। और ये इंडियन पोएट्री
इंडियन लिटरेचर से बढ़िया किसी ने नहीं समझाया, चाहे वो किसी भी, आप कहीं भी चले जाइए। पर जेम्स मिल ने इन सब चीज़ों को नेगेट किया। उन्होंने बोला नहीं, हम साइंस और टेक्नोलॉजी, हम रादर देन पोएट्री और लिटरेचर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और धीरे धीरे इस चीज़ पर और भी शार्प अटैक्स होने लगे। शार्प अटैक कैसे होने लगे? बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वाज थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। दिस इज द पर्सन who made us study। इन्हीं की वजह से आज हम पढ़ रहे हैं हैज़ कब लगाना है, हैव कब लगाना है, हैड कब लगाना है, इन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं, जो जनरली हमें क्लास 4 से लेके क्लास 7 तक जिससे हमें प्रॉब्लम रहती है। 8 9 के बाद वो ठीक हो जाता है। 4 से लेकर 7 तक हमें ये नहीं समझ में आता है कि हैज़ कब लगाना होता है, हैड कब लगाना होता है, हैव कब लगाना होता है। इस पर्सन ने हमें ये चीज़ दी है। Let us move ahead. He saw India as uncivilized country that needed to be civilized. थॉमस बेबिंगटन मैकॉले भारत की जो सभ्यता थी उसे अनसिविलाइज्ड मैनर में देखते थे और चाहते थे कि इनका सिविलाइजेशन हो सके। No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared of what England had produced. Who could deny? Declared Macaulay. वो कह रहे हैं कि ईस्टर्न का जितना भी नॉलेज है, मतलब हमारे रीजन का जितना भी नॉलेज है, वो इंग्लैंड के पास जो नॉलेज है उससे कभी भी तुलना, उसकी कंपैरिजन उसकी नहीं की जा सकती है। अब उनका एक सेंटेंस काफ़ी प्रोवोकेटिव सेंटेंस था। अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये कह रहे हैं कि एक शेल्फ, एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी का एक शेल्फ, उसमें जितनी नॉलेज है, उसमें जितनी किताबें हैं, उसमें जितनी ज्ञान की बातें हैं, वो इक्वल है, वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो इंडिया और अरेबिया के कंप्लीट लिटरेचर को भी आप बराबर रख दोगे तो उसके बराबर ही आएगी वो। अब देखो, इस पर्सन के बारे में, हिस्टोरिकल पर्सन है, बस यही बताया जा सकता है कि इसने यूरोपियन लाइब्रेरी के बारे में तो शायद स्टडी की होगी, बट शायद इसने इंडिया और अरबिक जो लिटरेचर है शायद ये उनको नहीं जानता था, इसीलिए इसने ऐसा कंपैरिजन कर दिया, या फिर शायद अब अपनी समझ में उसने ऐसे सेंटेंस को रख दिया। इस सेंटेंस पर तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इस पर क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा अभी आगे हम बात करेंगे। ही अर्ज्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वॉज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं इनको संस्कृत पढ़ाने की, कोई ज़रूरत नहीं इनको अरबिक पढ़ाने की, इनको उर्दू पढ़ाने की, इनको फारसी पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम सिर्फ अपने लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे। Now that in the previous session we saw that how Macaulay compared the Indian and Persian text with one single shelf of library of European library के एक single shelf से Indian और Persian text को उन्होंने compare किया। And with a great energy and passion Macaulay emphasized the need to teach the English language। और फिर Macaulay ने कहा कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो एरिया है, ये भारत का जो जोन है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन मॉडर्न साइंस एंड फिलोसफी। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज वो सीख जाएंगे तो वो ये पढ़ पाएंगे कि दुनिया में जितनी जो वन ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर जो इंग्लिश में लिखी गई है, वो इंग्लिश भाषा का ज्ञान होने से वो उसे पढ़ पाएंगे। ऑल्सो वेस्ट में जो साइंस और फिलॉसफी की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में भी वो नॉलेज ले पाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यूज एंड कल्चर। तो इस विजन के अंडर हमें इंग्लिश सिखाई गई कि लोगों को सिविलाइज करना है, उनके टेस्ट को चेंज करना है, उनके वैल्यूज को बदलना है, उनके कल्चर में चेंज लेकर आना है। और मैकॉले के इन्हीं शब्दों पर, इन्हीं वर्ड्स पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 को इंट्रोड्यूस किया गया। ये मैकॉले की एक फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और इन्हीं के
डिस्कशन के बाद फॉलोइंग द मैकॉलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस। क्या था ये एक्ट? ये एक्ट ऐसा था, द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, कि अब जो हायर एजुकेशन में जो इंस्ट्रक्शन की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश मीडियम की होगी, एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कैलकाटा मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और हम जो इनकी जो ओरिएंटल लैंग्वेज है, इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जैसे मदरसा है कैलकाटा का और जो संस्कृत कॉलेज है बनारस का, इसे हम इसका प्रमोशन हम बंद कर देंगे। These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay. English textbook now began to produce for schools. तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को वो टेम्पल ऑफ डार्कनेस की वजह से देखा गया, की तरह से देखा गया, और इंग्लिश टेक्स्ट बुक, अब स्कूल्स में जो भी टेक्स्ट बुक बनने लगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में बननी लगी। In 1854, the Court of Directors of East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India. तो 1854 में अब भाई इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इंडियन एजुकेशन एक्ट है और उसमें जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के अंडर, वो कराई जाएगी इंग्लिश मीडियम में। तो इसको देखते हुए पूरे रूल और रेगुलेशन सारे बनाए गए, और उधर से एक डिस्पैच चला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा। क्या था इसके बारे में थोड़ा देख ले। इशूड बाय चार्ल्स वुड, ये जो एजुकेशनल डिस्पैच था इसको इशू किया चार्ल्स वुड ने। आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया, बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, एक कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये एक प्रेसिडेंट थे, और इट हैज़ कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। तो इन्होंने भेजा ये एजुकेशनल डिस्पैच, तो इसका नाम दिया गया वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड के नाम पे वुड्स डिस्पैच। अब इसमें इंडिया में कैसे एजुकेशनल पॉलिसी होगी उसके बारे में बात थी। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया, it emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to the Oriental knowledge। तो इसमें वही बात थी कि यूरोपियन लर्निंग किस तरह से एक एडवांस लर्निंग है, प्रैक्टिकल लर्निंग है, साइंटिफिक लर्निंग है, और ओरिएंटल नॉलेज जो है वो थोड़ा लाइट हार्टेड है, थोड़ी उसकी सिग्निफिकेंस जो कम है एज कंपेयर टू यूरोपियन informations. One of the practical uses of dispatch pointed out to was the economic benefit। तो अब देखिए आप यहाँ पे how things are taking shape, कैसे चीज़ों में शेप आ रहा है कि कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, एडवांस या पुअर से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल मीनिंग क्या है कि इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए है। क्या इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए? कि इंग्लिश में पढ़ाना कैसे, इंडियंस को इंग्लिश पढ़ाना कैसे एक इकोनॉमिक बेनिफिट है, कैसे एक फ़ायदे की बात है ब्रिटिश के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या ब्रिटिश के लिए। अब तो ये 1857 के बाद ये ब्रिटिश हो चुका है। यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड अनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कह रहा है इंग्लिश पढ़ाने से ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्सपेंशन होगा। किसके? यूरोप के। कैसे? Because learning English will make them see the importance of developing the resources of the country। तो कह रहा है कि अगर हमने इनको इंग्लिश पढ़ाया तो हम देखेंगे कि हमारे कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? देखिएगा, समझिएगा, लॉजिक लगाइएगा। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ। क्या हम इंडियंस को जो यूरोपियन तरीके हैं वो उनके सामने रखेंगे, और इससे क्या होगा? इट वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर्स। उनकी इच्छाएं, उनके टेस्ट, उनकी इच्छाएं, उनकी विशेष, उनके डिमांड बदलेंगे, एंड इट विल क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स। वेरी लॉजिकल। भाई किसी को इंग्लिश पढ़ाओगे, अब इंग्लिश में पढ़ना लिखना बोलना सिखाओगे, तो वो कलम और दवात, इंक और पेन नहीं मांगेंगे। वो क्या मांगेंगे? वो बॉल पेन मांगेंगे, वो रेनॉल्ड पेन मांगेंगे। वो ब्रिटिश गुड्स की, उस तरह से उनकी सोच बनाओगे तो डिमांड्स भी वैसी होंगी, ब्रिटिश की गुड्स चाहिए। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस इन यूरोप। और वो यूरोपियन चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, एक ऊंची नज़र से देखेंगे। दे विल लुक अप ऑन द गुड्स प्रोड्यूस इन यूरोप। बाहर का सामान है, अच्छा होगा,
बढ़िया चीज़ है। आज भी वही है, वो मेंटालिटी आज भी गई नहीं है इंडियंस के अंदर से। आप देखें तो आज भी वो मेंटालिटी आज भी वही है। नाइकी के जूते हैं, मॉन्ट ब्लैंक का पेन है, और इंडियन गुड्स को वो थोड़ा, इवन दो क्वालिटी में वो कई ऐसे इंडियन गुड्स हैं जो क्वालिटी में इंटरनेशनल गुड्स को टक्कर दे रहे हैं, पर फिर भी वो जो नज़र है, जो ब्रांडिंग है, वो हमारे एजुकेशन की वजह से आज भी इक्वल नहीं। और अगर हमने चलो थोड़ा लो क्वालिटी का सामान यूज़ कर भी लिया तो इससे हमारे जीवन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस तरह की सोच हमारी बन गई है कि मेरे पास तो ये नाइकी के जूते हैं और इसके तो कुछ लोकल लग रहे हैं, तो ये तो एक छोटा आदमी लग रहा है और मैं तो इससे बड़ा आदमी लग रहा हूँ। तो ये जो सोच, ये जो क्लासिफिकेशन कर दिया, ये जो डिस्टिंक्शन उन्होंने ला दी, विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी रिलीजन, दो सेम रिलीजन के लोग होंगे, एक ने अलग कुछ ब्रांडेड पहना हुआ है, बाहर से आया हुआ अमेरिका, एक ने भारतीय, तो वो उनके आपस में भी सोच में फ़र्क लाने का ये सिस्टम था। ये वुड्स डिस्पैच की बात थी कि इनके अंदर इस तरह का एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर दिया जाए कि यूरोपियन गुड्स जो हैं वो ऊंचे हैं और इनके अपने बनाए हुए गुड्स क्या हैं, वो लोकल हैं या वो नीचे स्तर के हैं या वो निचले स्तर के हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, जिससे हमारा मार्केट और हमारी इकोनॉमी सिर्फ 1 साल 2 साल 10 साल, कम से कम 500,000 साल के लिए हमारी इकोनॉमी चलती रहेगी, बनती रहेगी। दिस वॉज द होल आइडिया। तो ये तो पहला उनका वुड्स डिस्पैच का ऑब्जेक्टिव था। अनदर थिंग इज वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इंप्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस, कि भाई यूरोपियन लर्निंग सीखेंगे तो इनके मॉरल कैरेक्टर में इंक्रीमेंट होगा। क्या मतलब है मॉरल कैरेक्टर का, सुनिएगा। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, ये इनको ईमानदार बनाएगा, सच्चा बनाएगा, एंड द सप्लाई द कंपनी विथ सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। तो कंपनी को ऐसे सिविल सर्वेंट्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, जिनके ऊपर रिलाई किया जा सके। क्यों? क्योंकि इनको सिविल सर्वेंट्स, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, इनको सर्वेंट्स क्रिएट करने थे। और आज भी आप देखिए वही मेंटालिटी के साथ हैं, आप सर्वेंट्स क्रिएट करने की, आप इनोवेटर्स क्रिएट करने की। हमारे देश को ज़रूरत किसकी? इनोवेटर्स की ज़रूरत है। आज हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनोवेटर्स की है। आज हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंडिपेंडेंट लोगों की। आज हमारे को नौकरी करने वालों की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश को नौकरी देने वालों की ज़रूरत है, हमारे देश को नौकरी पैदा करने वालों की ज़रूरत है। और हमें ब्लेम करने की हमें ज़रूरत नहीं कि हमें ये गवर्नमेंट नहीं आई है, हमें वो गवर्नमेंट नहीं आई है, हमें ऐसी ना। आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है कि हमारे इंडिया में ऐसे लोग हों जो जॉब प्रोड्यूस करने की बात करें। लोग कहते हैं कि आज क्या काम करें, क्या नहीं करें। अरे इंडिया में ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हमारा देश एरोप्लेन का इंजन नहीं बना पाता। हमारे देश में किसी भी हम जो एरोप्लेन जो बनते हैं उसका इंजन हमारे देश में नहीं बनता, बाहर से आता है। तो पहली तो यही अपॉर्चुनिटी है कि क्यों हम नहीं बना पाते बोइंग जैसे इंजन, एयरबस जैसे इंजन हम आखिर अपने देश में क्यों नहीं बना सकते। रिसेंटली एक और न्यूज़ आई है कि हमारे देश में कई ऐसे फॉरेन के एयरलाइन कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में लॉन्च होने से बना कि हम इंडिया में नहीं उतरेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दुबई से कोई फ्लाइट है जो सिंगापुर जा रही है तो वाया इंडिया होकर जाएगी, तो वो कह रही नहीं हम इंडिया में नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? क्योंकि इंडिया का जीपीएस सिस्टम, जनरल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है, एररफुल है। क्या ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए नहीं? बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। इंडिया की आप कोई भी वर्ल्ड क्लास एरोप्लेन देखो, वर्ल्ड क्लास की एरोप्लेन कोई भी ऐसी नहीं जो इंटरनेशनल लेवल पर आ, क्यों नहीं? तो ये भी एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे पास एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, पर आज ज़रूरत है हमारे देश को इनोवेटर्स की। आज ज़रूरत है हमारे देश को हर चीज़ को एक अलग ढंग से करने की, अलग तरीके से करने की, एक अलग नज़रिए से करने की, एक अलग इनोवेशन से करने की। तो आज के इस टाइम में कई लोग कहते हैं आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत बिल्कुल बढ़ गया, पर उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई है। लोगों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप उनकी डिमांड को पूरी कर सकते हैं तो आपके लिए नौकरियां ही नौकरियां, आपके लिए जॉब्स ही जॉब्स हैं, आपके लिए बिजनेस ही बिजनेस है। और इन्होंने ये चाहा कि हम यहाँ पर ऐसी ओपन थिंकिंग ना डेवलप करें, हम सर्वेंट क्रिएट करें। तो आज भी चल रहा है, देखो। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। ग्रेव एरर मतलब क्या कह रहे कि बहुत उसमें बहुत गहरी गलतियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड अ कमिटमेंट टू वर्क। तो ये लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं ला रहा, कमिटमेंट टू वर्क नहीं ला रहा।
नॉर कुड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल्स नहीं। अब ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ऑब्जर्व कर लिया इंडिया को। कैसे ऑब्जर्व कर लिया? इनका परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया, इनका रयोतवारी सिस्टम फेल हो गया, इनका महलवारी सिस्टम इनका फेल हो गया। आगे चल के इन्होंने जो फोर्सफुल कराया, झूम कल्टीवेशन को बंद करने की कोशिश की, वो भी ये नहीं कर पाए। तो जितने भी ये सिस्टम लेकर आए, प्लस ये जो हमने देखा था इंडिगो कल्टीवेशन के समय पर, कि इंडिगो कल्टीवेशन ये एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस कर रहे थे, या तो लैंड को रेंट पर लेकर कर रहे थे। उसमें भी इन्हें प्रॉपर लेबर नहीं मिलते थे। क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि भाई लोगों को अपनी खुद की भी तो फार्मिंग, राइस फार्मिंग करने चले जाते थे। तो इन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं ये थोड़े डिफिकल्ट है, तो इनको कैसा बनाना चाहते थे? इनको नौकर बनाना चाहते थे। कमिटमेंट टू वर्क इनके अंदर हो, सेंस ऑफ ड्यूटी हो। सेंस ऑफ ड्यूटी मतलब इनका काम करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स प्रॉपर हो। अब भाई इंडिया की जो जनरली जो ट्रॉपिकल वेदर जो इंडिया में रहा है, उसने इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए हैं। अब खुद का काम करने वाले लोग पैदा किए। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एक्चुअली बिजनेस पीपल, एंटरप्रेन्योर्स रादर। अपना काम खुद करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आएंगे यहाँ। बट उनको क्या किया इन्होंने? दे ट्राई टू मेक देम मोर ऑफ अ सर्वेंट रिलेटेड एटीट्यूड उनको देने की कोशिश की, जिसमें कि ये फेल हो गए। Next, following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British. तो 1854 के डिस्पैच के बाद, जिसमें कि मेजर पॉइंट ये था कि इंग्लिश में पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी। इसके अलावा और भी कई कदम लिए गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। कि एजुकेशन डिपार्टमेंट थे, उसमें गवर्नमेंट ने सभी कंट्रोल लिए कि एजुकेशन रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सिस्टम जो आज भी चल रहा है वो लेकर आए। इन 1857 while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities being established in Calcutta, Madras and Bombay। तो जहाँ पर 1857 में एक तरफ तो मेरठ से शुरू हुआ और पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला 1857 का द फर्स्ट रिवोल्ट, द फर्स्ट आर्म्ड रिवोल्ट विच इज़ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, जो मेरठ और दिल्ली में चल रहा था, इसके सेंटर्स थे। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में ये लोग यूनिवर्सिटीज़ बना रहे थे। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब देखिए स्कूल एजुकेशन पर इम्पैक्ट आया, उसको भी चेंज करने की कोशिश। गुरुकुल हुआ करते थे हमारे यहाँ, हम तो घर से चले जाते थे, पढ़ लिख कर वापस आते थे 25 साल के बाद, लेकिन उसको भी इन्होंने चेंज किया। कैसे किया आगे देखते हैं। Now this is the Bombay University in the 19th century. See how the building they have created. This is the Shirampur College on the banks of Hooghly River in Calcutta. Look at the state of the art constructions of these buildings. Now they wanted to impact the school education system, and for that in 1830 William Adam, a Scottish missionary, he toured the districts of Bengal and Bihar. ये विलियम एडम बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में घूमने आए। क्यों आए? स्कूल्स का सर्वे करने आए, उन पर एक जायजा लेने आए। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. vernacular मतलब वहाँ जो गांव के जो स्कूल्स थे उनके बारे में स्टडी करना, उनका जायजा लेना, उस सिस्टम को समझना। और विलियम एडम ने बहुत घूमे, बहुत देखा, सिस्टम को समझा। एक यहाँ पर उन्होंने एक फोटो समझाएंगे, विलेज पाठशाला। दिस इज अ पेंटिंग बाय अ डच पेंटर फ्रैंकोइस सॉल्वेन, who came to India in the late 18th century. He tried to depict the everyday life of people in the paintings. तो पेंटिंग के थ्रू इंडियन लोगों की क्या रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उनको वो दिखाने का प्रयास एक कर रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे विलियम एडम की। तो विलियम एडम ने ये देखा that there were over 1 lakh पाठशालास in बंगाल एंड बिहार। उस समय तो दोनों एक ही थे, बंगाल बिहार। 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। These were small institutions with no more than 20 students each. तो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, 20 स्टूडेंट्स यहाँ होते थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशाला वाज कंसिडरेबल। क्योंकि भाई 1 लाख स्कूल है, सभी में 20-20 पढ़ाओगे तो 20 लाख हो गए। एंड दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी।
एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर ऑल्सो। तो ये शुरू कराने वाले जो वहाँ की जो एफ्लुएंट क्लास थी उन्होंने कराए थे, या लोकल कम्युनिटी ने मिलकर ऐसे स्कूल्स बनाए हुए थे। 20-20, 25-25 बच्चे एक एक स्कूल, लेकिन थे बहुत सारे, 1 लाख थे, तो 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल, और जरूरत भी थी। फ्यू थिंग्स that you associated with schools today, they were present in the पाठशाला at the time। तभी पहले के समय में जो पाठशालाएं होती थी उनकी कोई फिक्स फी नहीं होती थी। नो फिक्स फी, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, नो बेंचेस, नो चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर्स, नो एनुअल एग्जामिनेशंस एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। तो आप देखें ये कंटेम्परेरी स्टाइल का जो टीचिंग था, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट नहीं बनाए हुए थे। काफी सब कुछ यहां पर फ्लेक्सिबल नोट पर चल रहा था। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता था। ऐसी कोई डेडिकेटेड पनिशमेंट की तो बात भी नहीं चल रही है। प्रैक्टिकल लर्निंग पर बात चलती थी, टेक्स्ट के साथ, स्क्रिप्चर्स के साथ, प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स के साथ। आगे देखते हैं। In some places classes were held under a banyan tree, in other places in the corner of a village shop or temple or at the guru's home। अलग अलग जगह पे चल रही है। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर। अमीर लोग हैं तो थोड़ा ज्यादा पैसे ले लेते थे, गरीब है तो थोड़ा कम दे रहे। टीचर वॉज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब भाई बच्चों की जरूरत के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जा रहा था। कोई फार्मर है तो फार्मिंग रिलेटेड चीज बताई जा रही है, कोई पेंटर है तो पेंटर रिलेटेड चीजें सिखाई जा रही हैं, कोई आर्टिसन है, कोई कपड़े बनाने वाला बुनकर है तो वैसी चीजें, तो जिसकी जैसी जरूरत थी उसको उस तरह की टीचिंग दी जा रही थी। एक जनरलाइज रूल नहीं है कि हाँ सबको ये चीज सीखनी है, सबको केमिस्ट्री के ये प्रैक्टिकल्स करने हैं। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर इन वन प्लेस। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। तो सभी से जो गुरु होते थे वो अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से, एक प्रैक्टिकल तरीके से इंटरेक्शन करते थे, उन्हें ज्ञान देने की बात वो करते थे, समझाते भी थे, प्रैक्टिकल भी करके दिखाते थे और उनसे भी करवाते थे। इस तरह का ये एजुकेशन सिस्टम रहा। नाउ इन हिज फाइंडिंग William Adam discovered that this is a very, very flexible system, and this flexible system suits the needs of the students. For example, the classes were not held during the harvest season when the rural children often worked in the fields. तो ये स्कूलिंग का जो सिस्टम था बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम था। हार्वेस्ट का टाइम है, फार्मिंग का समय है, फार्मिंग की जो की एक्टिविटीज है, हार्वेस्टिंग सीजन है, उसमें लेबर्स की जरूरत है, जहां पर बच्चों को भी फील्ड में काम करने की जरूरत होती है कटाई करने के लिए, तो उस समय उनकी स्कूल की छुट्टी दे दी जाती थी। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड। और दोबारा इसे शुरू तब किया जाएगा जब कंप्लीटली उनकी हार्वेस्टिंग हो गई है, कट कर लिया, उनको प्रॉपर स्टोर कर लिया, उसके बाद क्लासेस शुरू होती थी, स्कूल शुरू होती थी। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी। अब भाई कई ऐसे भी लोग होते हैं, कई तो देर आर मैं नॉट वेरी लॉफ्टी, बहुत तो एफ्लुएंट लोग नहीं है, तो आपको ऐसे भी लोगों को पढ़ाना है जो भाई दे आर कमिंग फ्रॉम अ मिडिल और से लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, तो उनके लिए भी यहाँ पर अरेंजमेंट था कि आपको अपना फार्मिंग वगैरह वो तो नहीं छोड़ सकते, छोड़कर पढ़ाई करने नहीं आ सकते, तो उनकी भी ऐसी अरेंजमेंट बना कर दी कि जब आपकी फार्मिंग नहीं होगी तब आप क्लास अटेंड करिए। फार्मिंग अपना आपका आ रहा है, आप फार्मिंग कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद आप क्लास अटेंड करने आओ, उतने दिन छुट्टी कर देंगे। सो दैट वाज वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम। अप टू द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वाज कंसर्न्ड प्राइमरीली विथ हायर एजुकेशन। तो मिड 19th सेंचुरी तक अभी तक ये सिर्फ हायर एजुकेशन, कॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे, उसी के ऊपर ही अपना फोकस किए हुए थे। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो जो लोकल पाठशाला थी, जो हमने डिस्कस की कि 1 लाख से ज़्यादा स्कूल थे, तो इन पर इनका अभी तक कोई इंटरफेरेंस नहीं था। बट नाउ दे स्टार्टेड आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। तो इन पाठशालाओं के पीछे पड़े ये कि इसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। कैसे इम्प्रूव करेंगे? इसमें भी वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लाएंगे और शुरू से ले आएंगे। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, कि ऑर्डर लेकर आएंगे,
कैसा ऑर्डर लेके आएंगे? रूटीन लेकर आएंगे, इम्पोज करेंगे। इम्पोज करना मतलब कोई चीज़ थोप देना, लागू कर देना। इम्पोजिंग रूटीन्स, एस्टैब्लिशिंग रूल्स, एंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन से, इस तरह की चीज़ें हम लेकर आएंगे। रूल्स लाएंगे, अटेंडेंस सिस्टम लाएंगे, रेगुलर टेस्ट लेकर आएंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आएंगे, क्लास टेस्ट, होम वर्क, रेगुलर यूनिट टेस्ट लेकर आएंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस, इस गोल के हिसाब से दे अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल। तो इन्होंने क्या किए, गवर्नमेंट पंडित को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि 3, 4, 5, 6 स्कूल आपकी निगरानी में, ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर रूटीन फॉलो हो रहा है या नहीं, यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं या नहीं, यहाँ पे अटेंडेंस प्रॉपर लग रही है। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग मतलब नॉट इम्प्रूव वहाँ पे थी वो, बेसिकली टू एंश्योर द गाइडलाइंस विच इज गिवन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर, उनके गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा है। यानी ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। तो जितने भी गुरु थे उनको बोला कि पीरियोडिक रिपोर्ट दी जाएगी, स्कूल की भी दी जाएगी, बच्चों की भी दी जाएगी, टीचिंग की भी दी जाएगी, और टाइम टेबल जो क्लासेस जो होंगे अब उनको अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल विच इज़ प्रोवाइडेड। अब ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ फार्मिंग है, हार्वेस्टिंग है या सोइंग चल रही है तो आप अपनी छुट्टी ले लो, अब ऐसा नहीं चलेगा। जो रेगुलर टाइम टेबल है सबके साथ का, वही टाइम टेबल आपको यूज करना। सो दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग विद द शेड्यूल ऑफ Pathshalas. Teaching was now to be based on textbook and learning was to be tested through a system of annual examination. एग्जाम आ गया, एग्जामिनेशन पहुंच गया, अब वो टेक्स्ट बुक आने लगी। अपना टीचर की जब इनोवेशन थी, जो उनके पढ़ाने का इनोवेटिव तरीका था, जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स थे, वो सारे खत्म हो गए, टेक्स्ट बुक पढ़नी है। उसके बाद एनुअल एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी। अब हमारे प्रीवियस पाठशाला सिस्टम में रेगुलर फी का सिस्टम तो था नहीं, उसमें जो ज़्यादा अमीर है उससे ज़्यादा लेते थे, जो गरीब है उनसे कम पैसे लिए जाते थे। लेकिन अब रेगुलर फी देनी पड़ी, टाइम टू टाइम देना पड़ा, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स सीट्स एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बोलकर इंट्रोड्यूस किया, बट बेसिकली व्हाट दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल द माइंड ऑफ द प्राइमरी स्टूडेंट्स, है ना, यहीं से उनको कंट्रोल कर लेना चाह रहे थे, ताकि स्कूल कॉलेज आते आते तक ये कंप्लीटली उनके अकॉर्डिंगली फॉलो करें। पाठशालास विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब देखो इसको भी इन्होंने, कई सारे टीचर्स ने नहीं माना, इन्होंने बोला नहीं, हम अपनी जो सिस्टम है, जो हमारी जो पेडागॉगी है, जो टीचिंग स्टाइल है, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो उनको कैसे, उनकी बैक ब्रेकिंग की, उनको बैक ब्रेकिंग ऐसी की, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनको गवर्नमेंट ग्रांट मिले, पैसे मिले अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए। अब दैट वाज अ टाइम द होल इंडिया वाज अंडर द नॉट अ वेरी रिच कैटेगरी। तो भाई अब कोई भी पैसे के लिए तो कोई कुछ भी, they were willing to take steps. Those who were unwilling to do work within the new system received no government support. उनको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिला। बनियान ट्री के नीचे क्लास चल रही है, किसी के घर में चल रही है, पैसे नहीं है, हर कोई चाहता था भाई, एवरीबडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मनी। भाई पूरा आप देखें हिस्ट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री, तो पूरा दो चीज़ों के पीछे चला, पहला मनी के पीछे चला और दूसरा कंट्रोल के पीछे चला। पहले मनी अचीव कर लिया, कंट्रोल अचीव कर लिया। लुक एट चाइना, पहले इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, अब देखो कैसे ग्लोबली वो डिक्टेटिंग देयर रूल्स। रिसेंटली न्यूज़ में भी था, चाइना, रशिया एंड इंडिया, दे आर शोइंग एजेस साइड लाइनिंग यूनाइटेड स्टेट्स। डोनाल्ड ट्रम्प का एक स्टेटमेंट भी आया, उसको वैसे मीडिया में ज़्यादा दिखाया भी जा रहा है, देयर आर मेनी थिंग्स टू दैट, बट क्या बताया जा रहा है कि रशिया, इंडिया और चाइना अलग हो गए, डोनाल्ड ट्रम्प साइलेंट हो गए। So that is why, because they have all the economic power है, controlling power है. Let us go ahead. Over the time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशाला। अब ये बनियान ट्री के नीचे कितने दिन पढ़ा लेते हैं, कहीं स्कूल में कितने दिन पढ़ा लेते हैं। अभी जिनको पैसे मिले उनकी स्कूल बहुत अच्छी हो गई, अच्छी बिल्डिंग बन गई, सीटें लग गई, बेंच लग गई, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव स्कूल हो गए, कोई भी वहाँ जाना चाहता था पढ़ने। अब कितने देर लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ लेंगे गर्मी के मौसम में, या सरई के पेड़ के नीचे पढ़ाई कर लेंगे। वही बिल्डिंग थी जहाँ पर ऐसे सारी फैसिलिटीज़ मिलने लगी, अच्छी यूनिफॉर्म आने लगी, अच्छी नोटबुक्स वगैरह, टेक्स्ट बुक वगैरह। कोई भी एनीबडी विल गेट इनटू दैट, नॉट रियलाइजिंग कि इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो वो सब चलने लगे उनके स्कूल्स अच्छे से जितने थे। और हमारे जो ओरिजिनल पाठशाला थी धीरे धीरे क्या होने लगी, पहले कमज़ोर पड़ी, फिर बच्चे कम हो गए तो फिर बंद हो गया।
अब इसका धीरे धीरे इम्पैक्ट भी आया। इम्पैक्ट इसका ये रहा, सबसे जो बुरा इम्पैक्ट था वो ये था कि अब ये जो स्कूल्स थे वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि फीस आपको रेगुलर देनी है। अब जो गरीब बच्चे हैं कहाँ से देंगे? द न्यू रूल एंड रूटीन हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस। In the earlier system, children from poor and peasant family had been able to go to पाठशाला। भाई गरीब के बच्चे भी स्कूल जा पा रहे थे, जा सकते थे, अटेंड कर पा रहे थे, क्योंकि उनसे तो फीस नेग्लिजिबल। And since the timetable was flexible, the discipline of the new system demanded regular attendance। तो पहले का टाइम क्या था कि गरीबों के बच्चे स्कूल भी अटेंड कर लेते थे और अपनी फार्मिंग भी कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे नए सिस्टम में क्या हो गया? नए सिस्टम में बात यह है कि भाई रेगुलर स्कूल जाना है, रोज़ स्कूल जाना है, फार्मिंग वगैरह के लिए टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, रेगुलर अटेंडेंस चाहिए। अभी वो आपका फार्मिंग में क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है, अगर हार्वेस्ट टाइम चल रहा है या सोइंग पीरियड चल रहा है, आप उस समय भी एब्सेंट नहीं रह सकते। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिली हैड टू वर्क इन द फील्ड, इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। के अगर किसी को अपने खेतों में जाना है, काम करना है, मजबूरी है, तो भी अगर आप खेतों में गए तो इसको इनडिसिप्लिन माना जाएगा कि आपकी पढ़ाई में इच्छा नहीं है। अरे इच्छा है, पर भाई फार्मिंग इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी, इंडिया इज़ अ एग्रेरियन इकोनॉमी। अब वो एक्टिविटी आप नहीं करेंगे तो आप, है ना, दैट विल बी द सेकंड, वो तो चांस ही नहीं है। भाई जो पुअर फैमिली के जो हैं, जो पीजेंट हैं, जो कल्टिवेटर्स हैं, उनके लिए तो पहली प्राइमरी एक्टिविटी क्या है कि भाई फार्मिंग हो जाए, और वो भी सब्सिस्टेंस लेवल फार्मिंग हो जाए कि हाँ अपने खाने का, पहले खाने पीने का तो तब तो पढ़ाई की बात की जाएगी। तो इस चीज़ को इन्होंने जो ओवरलुक किया तो उसका बैकफायर भी हुआ, उनका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ तो वो ठीक नहीं हुआ। डेफिनेटली इस तरह के लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। नाउ ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट ओनली द पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। ये ब्रिटिश ऑफिशियली नहीं थे जो इंडिया के एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। From the early 19th century, many thinkers from different part of India began to talk of the need of wider spread of education। तो भाई लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश लोग ही इसके ऊपर काम कर रहे थे। Impressed with the development in Europe, some Indian felt that Western education would help modernize India। They urged the British to open more school, college, university and spend more money on education। तो भाई कई ऐसे लोग थे जो अब तक फॉरेन से पढ़कर इंडिया आ चुके थे और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझने लगे थे। और जब वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझने लगे थे तो वो ब्रिटिशर्स के वेस्टर्न एजुकेशन के सिलेबस को देखकर, उनके स्टाइल को देखकर वो समझ रहे थे कि हाँ ये डेफिनेटली हमारे लिए बेटर तो होने वाला है। और वो ब्रिटिश पीपल से अर्ज कर रहे थे, गवर्नमेंट से अर्ज कर रहे थे कि और ज़्यादा स्कूल खोले जाएं, और ज़्यादा कॉलेजेस खोले जाएं, नई नई यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाएं, एजुकेशन के लिए और ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएं। लेकिन there were some deep thinkers, there were some rational thinkers जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के इस छुपे हुए एजेंडे को एजुकेशन का दिखावा करते हुए उनके पीछे के इकोनॉमिक गोल को समझ लिया था। बात करते हैं, there were other Indians however who reacted against Western education। महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर was two such individuals। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, who are the two individuals who were against the Western education or who reacted against the Western education? Answer is Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore। Moving further, Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the mind of Indians। He hit the nail on its head। महात्मा गांधी ने पकड़ ली ये बात कि ये जो एजुकेशन दी जा रही है ये हमारे बच्चों के अंदर, हमारे क्राउड के अंदर, हमारी पॉपुलेशन में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर आ रही है और ब्रिटिश लोगों के ऊपर में वो उनको सुपीरियर मान रही है। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। हम अपनी खुद की सभ्यता को हम छोटा समझ रहे हैं, हिंदी बोलने को, हिंदी में बातचीत करने को हम छोटा मान रहे हैं, इंग्लिश में बातचीत करने को हम सुपीरियर मान रहे हैं। तो ये गांधी जी ने इस चीज़ को पकड़ लिया और उन्होंने क्या कमेंट दिया? ही कमेंटेड, देयर वाज पॉइजन इन दिस एजुकेशन, सेड महात्मा गांधी। इट वाज सिंफुल, इट एनस्लेव्ड इंडियंस, इट कास्ट अ इविल स्पेल ऑन देम। और बिल्कुल सही बात है, सोसाइटी में अभी भी कई जगह आप ऐसा देखेंगे कि हाँ इंग्लिश बोल रहे हैं, ये अच्छा, ये तो बहुत बड़ा कोई आदमी लग रहा है, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रहे, हिंदी में आपको नहीं आप बात करते। तो मैनी पीपल हु फील small, who feel inferior when they talk in their native language against English।
So that is what that was the aim of the Britishers, and they were successful. They are still successful actually. Moving ahead, charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in their institution began admiring British rule. तो अब यहाँ पर जो भी लोग पढ़ रहे थे इनके स्कूल में, इनके कॉलेजेस में, इनकी यूनिवर्सिटीज़ में, वो ब्रिटिश रूल को एडमायर करने लगे. उस चीज़ को वो समझ नहीं रहे थे दैट दे वर एक्चुअली द ट्रेड्समैन हु केम एंड रूल्ड अवर कंट्री. महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियन रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. एंड महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चों को, हमारे जवानों को ऐसी एजुकेशन मिले जिससे उनकी डिग्निटी, उनकी मर्यादा रहे, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट रहे, उनका आत्मविश्वास बने. ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट उन्होंने किया भी. ही अर्ज द स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. और नेशनल मूवमेंट, जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए, उन्होंने सभी जवानों से जो कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे, सबको कहा कि आप उनके इंस्टीट्यूशंस में मत जाइए और उससे आप एक क्लियर मैसेज दीजिए कि हम अब आपके स्लेव नहीं बनेंगे, हम अब आपकी बातें नहीं मानेंगे. फर्दर, महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग. तो उनका ये कहना था कि हमारे देश में इंग्लिश की कोई ना तो जगह होनी चाहिए ना ज़रूरत होनी चाहिए. हमारे देश में भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस हैं, मराठी है, बंगाली है, पंजाबी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तुलु है. इन्हीं लैंग्वेज में टीचिंग होनी चाहिए. इंग्लिश का यहाँ कोई काम नहीं है. एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस, डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड. गांधी जी कहते हैं कि जो लोग इंग्लिश सीखकर इंग्लिश में बात करने लगे, अब वो अपने ही स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड हो गए हैं. मतलब अब वो अपने ही लोगों से दूर हो चुके हैं, क्योंकि वो इंग्लिश को एक सुपीरियर लैंग्वेज मानने लगे हैं और वो खुद इंग्लिश के एक्सपर्ट होने के साथ साथ दूसरों को छोटा मानने लगे हैं. स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, डिस्पाइसिंग मतलब नफरत करना, घृणा करना. डिस्पाइसिंग लोकल कल्चर, अब वो लोकल कल्चर को अच्छा नहीं मानते. द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस, और वो लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं. अब भाई लोग आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते तो आपकी बातें कैसे समझेंगे. तो गांधी जी ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है. महात्मा गांधी सेड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज. इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रादर देन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल. वो कह रहे हैं कि ये तो टेक्स्ट बुक की नॉलेज है, जो सही भी है काफ़ी हद तक, ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. He argued that education ought to develop a person's mind and soul. उनका ये कहना था कि एजुकेशन का जो गोल होना चाहिए वो पर्सन के माइंड के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उसके सोल के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए. लिटरेसी का उनका जो डेफिनेशन था, यहाँ पर आप एक फोटो में देख सकते हैं. महात्मा गांधी along with कस्तूरबा गांधी sitting with रविन्द्रनाथ टैगोर and a group of girls at शांति निकेतन. 1940 की ये उनकी एक फोटो है. सो ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ऑट टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल. एजुकेशन का काम क्या होना चाहिए? पर्सन के माइंड और सोल को डेवलप करना होना चाहिए. लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन. एजुकेशन मतलब लिख लेना, पढ़ लेना, ये एजुकेशन उनके हिसाब से नहीं था. आपके माइंड का डेवलपमेंट होना चाहिए, आपके दिमाग खुलने चाहिए, आत्मा खुलनी चाहिए. पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड. लोगों को हुनर सीखना चाहिए, स्किल्स सीखने चाहिए, क्राफ्ट सीखने चाहिए. दिस विल डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. तो उनकी समझने की एबिलिटी बढ़नी चाहिए. और धीरे धीरे इस चीज का असर हुआ भी. एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट, एज द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड ओवर, थिंकर्स ऑल्सो, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from that set up by the British. तो जैसे जैसे ये बात लोगों को समझ में आई, सभी को लगा कि भाई अब हमें ये ब्रिटिश एजुकेशन का जो पैटर्न है इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें नेशनल एजुकेशन अपने हिसाब से, अपनी कंट्री के हिसाब से डेवलप करनी चाहिए, जो कि हो नहीं पाई. अब हुई है 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, और उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होने में अभी कम से कम शायद 10 साल का समय लग जाएगा. पॉलिसी तो अच्छी है पर इम्प्लीमेंटेशन इज़ द चैलेंज रहा है, क्योंकि बिकॉज वी हैव डिफरेंट मासेस. हमारे यहाँ पर अलग अलग
माइंडसेट के लोग रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग स्ट्रेटा के लोग रहे हैं, तो सभी को एक साथ लेकर चलने में थोड़ा वक्त जो लग जाता है, बस उसी वक्त को हमें कम करना है। इसीलिए हमें इस समय एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है कि जो कि थोड़ा क्विक रिजल्ट्स दे सके। इवन तो हमारे देश की लीडरशिप थोड़ी और बेटर होनी चाहिए, और वो बेटर ही है, पर और बेटर होनी चाहिए, हर समय वो बेटर होती रहनी चाहिए, इंप्रूव होती रहनी चाहिए। थोड़ा क्विक रिजल्ट्स की हमें ज़रूरत और ज़्यादा है।